Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Reader online classes. Class second year, सरगोदा बोर्ड. सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 43. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है. इस चैप्टर के अंदर आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्केन्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और लास्ट पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे. एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस टॉपिक की तरफ चलने से पहले सबसे पहले हम इसकी हेडिंग को क्लियर करें कि हम एसिड कहते किसे हैं. ठीक है, क्या हर अल्काइन एसिड होगा? अगर हर अल्काइन एसिड नहीं होगा तो कौन सा अल्काइंस हैं जो हमारे पास एसिडिक होंगे? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एसिड कहते किसे हैं. ऐसी स्पीशी, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जो हमारे पास प्रोटॉन को मतलब H प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दे, उसको हम एसिड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं HCl की, HCl आपके पास एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, जब ये रिएक्शन देता है तो ये अपना H प्लस डोनेट कर देता है. ठीक है, अब एसिड की डेफिनेशन आपको पता चल गई. ऐसी चीज जो हमें H प्लस यानी कि प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे. अब हम चलते हैं जरा अल्काइन के स्ट्रक्चर की तरफ. ये सबसे सिंपलेस्ट जो अल्काइन है इथाइन, मैंने ये वो लिखा है. इसके पास भी हाइड्रोजन है ना. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर से भी अगर ये हाइड्रोजन अपना डोनेट कर रहा है, ये अपना हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवा रहा है और H प्लस होके रिलीज हो रहा है, तो ये डेफिनेशन पे पूरा उतर आया ना कि ऐसी चीज जो H प्लस दे वो एसिड है. तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे. ठीक है, लेकिन ये एसिड होते क्यों हैं, या एसिड इनके अंदर एसिडिटी क्यों पाई जाती है? ये होते वैसे वीक एसिड हैं, लेकिन हम अब रीजन की तरफ चलते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो एसिड की तरह बिहेव क्यों करते हैं. इन इथाइन और टर्मिनल अल्काइंस, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, वो अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कॉर्नर पे होता है, लाइक प्रोपाइन. द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विद sp-s ओवरलैप and sp hybrid orbital has 50% s character and renders the carbon atom more electronegative. इस चीज पे जरा हम गौर करेंगे. Then sp2 and sp3 hybridized carbons. As a result, the sp hybrid carbon atom of terminal alkynes pulls the electron more strongly, making the attached hydrogen slightly acidic. आपके पास मेरे बेटा सबसे पहले हमने ये क्लियर करना है कि कौन से अल्काइंस एसिडिक होते हैं जो टर्मिनल्स पे हों. ठीक है, अब टर्मिनल्स वाले क्यों? मैं इधर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं पेंटाइन का. ठीक है, इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड यहां ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे. अच्छा, अब इस चीज को आपने गौर करना है. एसिड क्या होता है? जो हमें क्या दे दे? जो H प्लस रिलीज कर दे. क्या इन दोनों कार्बन्स के पास H है? नहीं है ना. तो इसका मतलब है अगर ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में आएगा तो उनके पास तो H ही नहीं होगा, और जब H नहीं होगा तो वो रिलीज नहीं करेंगे, तो वो एसिड बिहेव नहीं करेंगे. लेकिन अगर मैं यही वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, ये 5 कार्बन, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पे बना रहा हूं. हाइड्रोजन्स ऊपर और नीचे में दोनों में बराबर है. ठीक है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया
तो इसका मतलब है ये कार्बन अपना ये वाला हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर सकती है, तो ये क्या बिहेव करेगी, एसिड बिहेव करेगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि कौन सी कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड, कौन सी कार्बन एसिड बिहेव करेंगी, जो टर्मिनल्स पे होंगी। ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है। एक चीज याद रखिएगा, हम लोगों ने तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है। एक है sp, एक है sp2 और एक है sp3। sp3 के अंदर p3 है तो मतलब p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, p2 है मतलब 2 ऑर्बिटल्स होंगे, p1 है तो मतलब 1 ऑर्बिटल होगा। अब इसके अंदर ज्यादा जो करेक्टर है वो किसका होगा, वो p का होगा। उसकी वजह sp3 के अंदर ज्यादा करेक्टर p का होगा, उसकी वजह कि हमारे पास 3 जो है वो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और s करेक्टर सिर्फ कितना होगा, 25%। अब इसके अंदर 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, s करेक्टर जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि p एक कम हो गया है। अब इसमें से p और कम हो गया, अब ये दो ही है ना, एक s है और एक p है, तो इसका मतलब है 50% s होगा और 50% p होगा। इससे होता क्या है, जितना s करेक्टर ज्यादा होता है उतनी जो उसकी लूप बनती है वो शॉर्ट बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम sp के अंदर डिस्कस करें, ये n फॉर न्यूक्लियस, तो ये जो लूप बनेगी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ये स्मॉल बनेगी। और अगर मैं बात करूं लाइक sp2 की, तो इसके अंदर चूंकि p करेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी जो लूप बनेगी वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ये बात आपको समझ आई है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर p कितने हैं, इसके अंदर p जो है वो 2 हैं, यानी कि p करेक्टर ज्यादा है। और p की शेप क्या होती है, p की शेप तो डंबल होती है ना, तो जितना p करेक्टर ज्यादा होता जाएगा उतना ही इसकी लूप जो है वो लंबी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ एक और बात समझनी है, जितना s करेक्टर ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं तो अब आप ये सोच के बताएं कि किसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इस वाले केस के अंदर या इस वाले केस के अंदर। ऑब्वियसली sp वाले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब हैं और ये वाले न्यूक्लियस से दूर हैं, जिसकी वजह से इनकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगी। अगर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब है इस केस में जो हमारी बॉन्ड लेंथ है, जो दो न्यूक्लियस के दरमियान हमारी बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, और इस केस में जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। ये बात क्लियर होगी? क्यों बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी? क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा है, जितना s करेक्टर ज्यादा होता है उतना ही जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। ये सारी बात क्लियर होगी। अच्छा अब क्या होगा, अल्काइन के केस में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है ना। अब इस वाली लाइन को देखें जरा, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है उसके अंदर 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। तो हमारे पास जो अल्काइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पे ये जो बॉन्ड लेंथ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बॉन्ड लेंथ जो है मेरे बेटा ये शॉर्ट होगी। इसका मतलब है ये दोनों कार्बन एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर sp करेक्टर है, s करेक्टर 50% है। और अल्काइन के अंदर बॉन्ड लेंथ बड़ी, अल्केन के अंदर सॉरी, बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होती है क्योंकि उसके अंदर p करेक्टर ज्यादा है, s करेक्टर थोड़ा है। अब अगर तो इधर देखें, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो दोनों कार्बन के जो एटम्स हैं एक दूसरे के करीब होंगे, न्यूक्लियस करीब होंगे, तो उनकी जो अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कार्बन की इस हाइड्रोजन पे जो अट्रैक्शन है वो मेरे बेटा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना आसान हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, और वो अल्काइन जो है वो अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। ये बात क्लियर होगी। अब हम समराइज करते हैं सारी बातों को। अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है ट्रिपल बॉन्ड वाली वो स्मॉल है। बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से दोनों जो कार्बन एटम्स हैं एक दूसरे के करीब हैं,
जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा है। इस वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस है उसकी हाइड्रोजन पे जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो गई है, और हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो आसानी से हो सकता है। और ऐसी चीज जो अपना आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर दे, H पॉजिटिव डोनेट कर दे, उसको हम एसिड कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं जरा कुछ रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शन विद सोडियम। व्हेन वन अल्काइन क्यों लिखा है, क्योंकि टर्मिनल अल्काइंस होगा। या इथाइन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड। ये सोडामाइड क्या चीज है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सोड और अमाइड। सोड जो है मेरे बेटा वो सोडियम होता है, ठीक है, और अमाइड क्या है, अमाइड मेरे पास NH2 ग्रुप है, ठीक है, जिसको आप अमीनो ग्रुप भी कहते हैं, NH2। ये बात क्लियर होगी। और इन लिक्विड अमोनिया और पास्ड विद मोल्टन सोडियम, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ सोडियम, एल्केनाइड्स और एसिटाइड्स आर ऑब्टेन्ड। एल्केनाइड्स क्या होते हैं, हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, जब ये कार्बन अपना हाइड्रोजन जो है वो लॉस कर देगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, अल्केनाइड्स या एसिटेलाइड्स। इस नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और कार्बन पे नेगेटिव क्यों चार्ज आ रहा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तो कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। अब जरा रिएक्शन की तरफ आए। हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से चूंकि हम एसिडिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो कार्बन यहाँ से अपना हाइड्रोजन दे देगी, ठीक है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, और ये सोडियम चला जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेटल्स की सलाहियत होती है कि वो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। तो ये देखें, सी नेगेटिव और साथ क्या बन गया, Na पॉजिटिव, तो इस चीज को आपने क्या नाम दिया है, अल्केनाइड। क्लियर। और ये NaNH2 ये क्या है, सोडामाइड। और ये NH3 कैसे बना, ये NH2 के पास ये कार्बन वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। और अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ, मेरे बेटा आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। इस तरह से ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो हमेशा सॉल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्ट कैसे बनता है, हमें कैसे पता चलेगा सॉल्ट बना है, सॉल्ट बनता है जब एसिड के H को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी मेटल के साथ। अब इधर देखें, ये अल्काइन के केस के अंदर हमारे पास ये सोडियम नहीं आके लगा, यहाँ पे ये देखें, सोडियम आके लगा है ना हाइड्रोजन की जगह, तो सोडियम मेटल है ना, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, साल्ट। ये साल्ट भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, सोडियम एसिटेलाइड। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद कप्यूरस क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। कप्यूरस, फिर वही बात हुई जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर कॉपर की जो वैलेंसी है वो लो होगी। when we pass acetylene to the ammonical solution of copperous chloride and silver nitrate, acetylides of copper silver are obtained respectively। अगर हम जो है एसिटाइलिन को, जो हमारे पास इथाइन है, उसको पास आउट करवाते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन किसका, कप्यूरस क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का, तो हमारे पास कॉपर और सिल्वर के एसिटाइलाइड्स ऑब्टेन होते हैं। जिस तरह ये रिएक्शन है आपके सामने। अब कॉपर क्या है, मेटल, तो ऑब्वियसली मेटल किसको रिप्लेस करवाएगी, एसिड के हाइड्रोजन को। अब इधर देखें, ये देखें, कॉपर लग गया ना साथ, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और क्या लग गया, कॉपर लग गया साथ। अब यहां से ये बॉन्ड टूटा है, Cl किसके पास जाएगा, Cl NH4 के पास जाएगा, और ये यहां से टूटेगा और OH के पास ये दोनों हाइड्रोजन्स चले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन्स जो इथाइन से निकलेंगे वो किसके पास जाएंगे, OH के पास, और वो मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और साथ अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और ये हमारे पास कॉपर जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को। अब हम यही रिएक्शन सिल्वर के साथ देखते हैं। ये देखें, फिर वही बात कि हमारे पास नाइट्रेट इसी के पास जाएगा,
ठीक है, यहाँ क्लोरीन था जो NH4 के पास गया, यहाँ नाइट्रेट है जो इसके पास गया है, और सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन, सिल्वर मेटल होती है ना, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएगी। ये देखें, हाइड्रोजन की जगह क्या लग गए हैं, सिल्वर लग गया ना। अब यहाँ पर क्या बना, NH4NO3 और साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। उसी तरह वाटर कैसे बनेगा, ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, जो इथाइन वाले हैं, ये निकलकर OH के पास जाएंगे। अब ये जो हमने अल्काइंस बनाए हैं, ठीक है, जो हमने मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवाया था, अमोनिकल सॉल्यूशन का क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का, अगर हम दोबारा उसमें से जो अल्काइन है उनको रीजनरेट करना चाहते हैं, इथाइन को रीजनरेट करना चाहते हैं, तो हम उन एसिटाइलाइड्स को जो कॉपर और सिल्वर के बने हैं उनको रिएक्ट करवा देंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इथाइन ऑब्टेन हो जाएगा और उस एसिड का साल्ट बन जाएगा। साल्ट कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, इसी तरह सेम केस हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ भी होगा। और नाइट्रिक एसिड के केस में यहाँ पे देखें, हमारे पास AgNO3 आ गया ना, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा जी, और यही केस हमारे पास कॉपर के केस में होगा कि कॉपर भी जो है वो दोनों यहाँ कार्बन के साथ से रिलीज हो जाएंगे और इनके साथ क्या आके लगेंगे, ये दो हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इनके साथ आके लगेंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर CuSO4 ऑब्टेन हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अब एक चीज का ख्याल रखना है, ये साल्ट है ना, कार्बन ने हाइड्रोजन की जगह ली हुई, सॉरी कॉपर ने हाइड्रोजन की जगह ली हुई है, तो मेटल लगी हुई है एसिड H की जगह, तो ये साल्ट है। साथ क्या है, एसिड। याद रखिएगा, जब भी एसिड और साल्ट का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट भी हमेशा साल्ट और एसिड ही बनता है। क्यों, जो एसिड होगा उसका साल्ट बनेगा और जो साल्ट होगा वो अपना एसिड दोबारा बन जाएगा। ये देखें, इथाइन, हमने कहा है ना कि इथाइन जो है वो एसिड होते हैं, एसिडिक नेचर होती है इनकी। ये देखें, दोबारा इथाइन ऑब्टेन हो गए और साथ क्या बन रहा है, साल्ट नहीं बन रहा, कॉपर सल्फेट साल्ट होता है। ठीक है, ये रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे हम आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिपरेशन और सेपरेशन जो है वो अल्काइंस की करवा सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ इथाइन की तरफ। इथाइन जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च है वो हमारे पास यूज होती है वेल्डिंग के लिए और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए, और ये स्पेशली जो गैस पाइपलाइन होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए हमारे पास यूज होता है, एसिटिक एसिड बनाने के लिए, एसिड एल्डिहाइड बनाने के लिए, पॉलीमर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ऑर्लॉन पॉलीमर बनाने के लिए, ऑर्लॉन भी ये एक पॉलीमर की टाइप होती है। नियोप्रीन बनाने के लिए, नियोप्रीन जो है वो हमारे पास सिंथेटिक रबर्स होते हैं। टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए ये एक हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि वार्निशेस में, रेजिन्स में और रबड़ में इस्तेमाल होता है। फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए, जिस तरह कच्चे आम होते हैं, ठीक है, उनको पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड पे अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हम लोग एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन के केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वीक होते हैं और वो मोर एक्सपोज्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। क्यों एक्सपोज्ड होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होती है और ये न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और इस वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो आसानी से हो सकता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो है ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्काइन के केस में जरा आपने गौर करना है, इसके अंदर बेशक जो है वो दो डबल बॉन्ड है, लेकिन उस केस में हमारे पास क्या है कि अल्काइन के जो पाई बॉन्ड्स हैं उसके अंदर चूंकि एस करेक्टर ज्यादा है, तो इस वजह से हमारे पास बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स पे है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव वाली स्पीशी अल्काइंस के ऊपर से अटैक आसानी से नहीं कर सकती। ठीक है, इधर जरा गौर करें, because the bond distance between the two triple bond atom is very short। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि
एटम्स के, उन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, तो जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए, ताकि वो उस पर अटैक कर सके। हाँ, किसी न्यूक्लियोफाइल मतलब किसी नेगेटिव का अटैक हो तो वो अल्काइंस के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो अल्कीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्काइंस कम रिएक्टिव होते हैं और अल्केन्स सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। इस रिएक्टिविटी को समराइज करते हैं। अल्कीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, क्यों? क्योंकि अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज्ड हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, वो आसानी से टूट जाते हैं। अल्काइंस, ये इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं हैं, उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इस वजह से ये आसानी से टूट नहीं सकते। और अल्केन्स के अंदर वैसे ही सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है और सबसे कम रिएक्टिव क्लास है। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, व्हाई टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप वही रीजन डिस्कस करेंगे जो भी हमने डिस्कस की है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इथाइन, व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। आज का टॉपिक यहीं तक था, अब 8th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप एसएमएस करके पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज।